तो मार्वल कॉमिक्स में यूं तो कई कॉम्प्लेक्स विलेंस रहे हैं, बट इन सब में सबसे ऊपर कैंग द कॉन्करर का नाम आता है और इसकी वजह भी है। हमें एक ही इंसान के इतने रूप या मार्वल की भाषा में कहें तो अनगिनत वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो एंशिएंट इजिप्ट का रामा टूट हो या फिर सुपर हीरो आयरन रेड हो। इसकी कंफ्यूजिंग हिस्ट्री को जानने के लिए हो सकता है आपने इस कॉमिक विलन के बारे में यूट्यूब में कई वीडियोस देखी हो, एंड ये भी बहुत प्रोबेबल है कि आप उन वीडियोस को देखने के बाद भी इस कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स ऑरिजिन को अभी भी नहीं समझ पाए हो। इसी समस्या का निवारण करने हेतु मैं कैंग के उन कॉमिक्स को एपिसोड वाइज अपलोड करूंगा, जिसकी वजह से आप इसके ऑरिजिन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आरंभ करते हैं सीरीज का फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 19 के साथ, जहां से इस गाथा की शुरुआत हुई थी। Driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair। तो कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन और जॉनी स्टॉर्म को देखते हैं, जो कि अपने फैंटास्टिक कार को लाइट करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। फिर लीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, बड़ी अजीब सी बात है, द थिंग ने हमारे सिग्नल का कोई जवाब नहीं दिया। ये सुन के सूजन कहती है, शायद वो एलिसिया के घर में हो, हमें वहीं चल के देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि कॉमिक में एलिसिया फैंटास्टिक फोर के मेंबर बेंजामिन ग्रिम एके द थिंग की लव इंटरेस्ट है, जो की फैंटास्टिक फोर के काफी इशूज में एक रीअकरिंग कैरेक्टर भी होती है। अब अगर कहानी में वापस चले तो वो तीनों सूजन के कहने के बाद एलिसिया के अपार्टमेंट में जाते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग को चेक करता है, बट उन्हें द थिंग वहां भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जॉनी उन्हें आसपास के ही नेबरहुड में ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में दोनों वॉक करते हुए उसे दिख भी जाते हैं और वो उन्हें देख के सोचता है, इन दोनों को एक साथ देख के तुम एक मिनट के लिए भूल ही जाते हो कि द थिंग द थिंग है और एलिसिया बेचारी देख नहीं सकती है। साथ में वॉक करते हुए तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह लगते हैं। वहीं बैन आराम से एलिसिया के साथ बातचीत करते हुए अपने सिगार का पहला गस लगाने ही वाला होता है कि अचानक से जॉनी उसके सिगार पे अपने फ्लेम से अटैक कर देता है, ऑफ कोर्स इन अ नॉन हार्मफुल वे। बैन एकदम से हुए इस अटैक से घबरा जाता है और बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है। फिर वो जॉनी को देख के कहता है, टॉर्च तुम भी उन यांसी स्ट्रीट वाले गुंडों की तरह काम करने लगे हो। जॉनी जवाब देता है, ओ बेंजामिन, क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम गुस्से में कितने खूबसूरत लगते हो। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें डिस्टर्ब करने का, बट लीड ने तुम्हें और एलिसिया को हेडक्वार्टर्स में बुलाया है। ये सुन के बैन थोड़ी आनाकानी करने के बाद एलिसिया के कहने पर जॉनी के साथ जाने को तैयार हो जाता है और वो तीनों सीधा पहुंचते हैं फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स में। बैन अभी भी थोड़े गुस्से में होता है कि उसके डे ऑफ में भी उसे एलिसिया के साथ यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। यह देख के लीड उससे कहता है, मेरी बात तुम्हारे और एलिसिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लीड उन्हें बताता है कि वो अपने इजिप्टोलॉजी के रिसर्च के कारण कल सूजन के साथ म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में गया था। वहाँ पे उन दोनों को कुछ स्ट्रेंज दिखता है। वो देखते हैं कि इजिप्ट की हिस्ट्री का कुछ साल का कोई भी अकाउंट नहीं है, एंड देन सडनली उन्हें पता चलता है एक रेडियो एक्टिव हर्ब के बारे में, जिसको यूज करने की वजह से एक ब्राइंड फेरो की आंखें वापस आ जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि फेरो इजिप्ट के एंशिएंट किंग्स को कहा जाता है, जो कि रूलर होने के साथ साथ रिलीजियस लीडर भी होते हैं और इन्हें गॉड और मैन के बीच का एक डिवाइन मीडियम समझा जाता था। कहानी में अब हम वापस चलें तो उस हर्ब का पता चलते ही बैन समझ जाता है कि शायद ये एलिसिया की आंखों को सही करने का एक गोल्डन चांस है, पर उसके कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे इतना एडवांस हर्ब उस सेंचुरी में अवेलेबल कैसे था, और अगर वो अवेलेबल था भी तो हम उस सेंचुरी से उसको यहाँ कैसे ला सकते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक ये सुन के कहता है कि उसके पास बैन के पहले सवाल का तो कोई जवाब नहीं है, बट शायद दूसरे सवाल का उपाय उसने खोज लिया है। वो बताता है कि डॉक्टर डूम से लड़ाई के बाद डूम अपने कासल को छोड़ के भाग जाता है, तो इसलिए अभी भी चांस है कि उसकी टाइम मशीन वहाँ पे मौजूद हो। फिर फैंटास्टिक फोर एलिसिया के साथ डूम के कासल के लिए रवाना हो जाते हैं और किस्मत से उन्हें वहाँ वो टाइम प्लेटफॉर्म दिख भी जाता है, जिसकी वजह से वो टाइम में पीछे जा सकते थे। फिर वो सब एलिसिया से विदा लेके टाइम के पीछे जाते हैं और पहुंचते हैं एंशिएंट इजिप्ट में। उनके वहाँ पहुंचे हुए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि कुछ सैनिक उन पे हमला करने लगते हैं। हालांकि फैंटास्टिक फोर को अपने आप को डिफेंड करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है और वो आसानी से उन पे डोमिनेट कर लेते हैं, पर अचानक से उनकी शक्तियां जाने लगती हैं और उन्हें कमजोरी का एहसास भी होता है। और फिर वो सब कुछ ही देर बाद अपने आप को फेरो के पैलेस में बंदी बना हुआ पाते हैं। अपनी हालत को देख के वो काफी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनकी पावर्स गई तो गई क्यों। फिर वो एक आवाज सुनते हैं जो उनसे कहती है, तुम सब ऑसम रामा टूट के प्रेजेंस में हो, जो किंग ऑफ किंग्स, मास्टर ऑफ मैन और लॉर्ड ऑफ सेवन सन्स है। अब तुम्हें तो पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ, बट तुम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम हो फैंटास्टिक फोर। यह बात सुन के फैंटास्टिक फोर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उनको कई बातें एक साथ परेशान करने लगती है, जैसे कि बैन ये सोचने लगता है आखिर ये फेलो उन्हें कैसे जानता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पास्ट की जगह फ्यूचर में आ गए हैं। लीड रिचर्ड्स कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पास्ट ही है और हमारे सभी सवालों का जवाब इस रामा टूट के पास है। ये सुन के रामा टूट कहता है, तो हमें गलत नहीं बताया गया था। लीड रिचर्ड्स का दिमाग वाकई में काबिले तारीफ है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये पास्ट ही है, पर मैं
टेस्ट पास का नहीं हूँ। और शायद इसी बात को तुम समझ भी रहे होगे क्योंकि किसी भी एंशिएंट इजिप्ट के फेराओ के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो फैंटास्टिक फोर को सबड्यू कर सके। और ये कह के वो उन्हें दिखाता है अपनी अल्ट्रा डायोड रे और उनसे कहता है ये वही वेपन है जिसकी वजह से तुम्हारी पावर्स चली गई है। इस अल्ट्रा डायोड रे का इन्वेंशन सन 3000 में हुआ था। वो उन्हें बताता है कि वो एक्चुअल में 31st सेंचुरी का है, जब सिविलाइजेशन ने बहुत तरक्की कर ली होती है और हर तरफ शांति का माहौल होता है। कोई किसी से लड़ाई नहीं करता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक एज ऑफ एनलाइटमेंट है, बट इस एज से रामाटुट को नफरत है क्योंकि वो कल, आज और आगे भी एक एडवेंचरर रहेगा। और इस एज में कोई ड्रैगन्स नहीं थे जिसे वो स्ले कर सके, कोई एनिमी आर्मी नहीं थी जिसे वो बैटल कर सके। बस वो अपने 3 डायमेंशनल टेलीविजन में उन पास के कारनामों को देख सकता है। इन्हीं एंशिएंट फिल्म्स को देखते हुए उसे पता चलता है फैंटास्टिक फोर के बारे में। वो उन्हें बताता है कि एक दिन वो अपने एंसेस्टर के कासल में जाता है जहाँ उसे उसके ग्रेटेस्ट इन्वेंशन का पता चलता है। उसे पता चलता है एक टाइम मशीन का और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो एक टाइम मशीन को बिल्ड करता है। इसके शेप को उसने एक स्ट्रेंज क्रिएचर का फेस दिया होता है क्योंकि वो जानता था कि कैसे पुराने जमाने में लोग अंधविश्वासी होते थे। ये फेस एक स्फिनिक्स का होता है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि स्फिनिक्स एंशिएंट इजिप्ट के फोकलोर में एक मिथिकल क्रिएचर है जो कुछ इस तरह का दिखता है। आपने कई बार ऐसी फोटो शायद अपनी हिस्ट्री के बुक्स में देखी भी होगी। कहानी की ओर हम वापस अपना रुख करें तो इस स्फिनिक्स को यूज करते हुए वो एंशिएंट इजिप्ट में पहुंच जाता है। वहाँ के लोग उसे देख के बहुत घबरा जाते हैं। अचानक से उसे पता चलता है कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा और वो अंधाधुन अपनी डायोड रे से फायर करने लगता है और वहाँ के सब लोग उसके स्लेव्स बन जाते हैं और वो उसके लिए एक ऐसा हब लाते हैं जिसकी वजह से वो वापस अपनी आंखों की रोशनी को पा सकता है। और इसी के बाद शुरू होता है रामाटुट का शासन। जब रामाटुट अपनी ऑसम कहानी बता ही रहा था कि तभी मिस्टर फैंटास्टिक उसके डायोड रे को सीज करने का प्रयास करता है, बट रामाटुट उसको देख लेता है और वो फैंटास्टिक फोर पे अपनी डायोड रे से फायर कर देता है। उसके फायर करते ही फैंटास्टिक फोर अपनी विल पावर को खो देते हैं और उनका अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता और रामाटुट सूजन को छोड़ के बाकी सबको अपना प्रिजनर बना लेता है और वो उनके पावर्स के अकॉर्डिंग उनसे काम करवाता है। जैसे मिस्टर फैंटास्टिक अपने इलास्टिक पावर्स की वजह से सैनिकों को एनिमी इन्फ्लेशन को लेके गाइड करने लगता है। द थिंग लेबर वर्क में लगाया जाता है और जॉनी एके ह्यूमन टॉर्च पेरिस में राजा और मंत्रियों के लिए एक मनोरंजन का साधन मात्र बन जाता है। वहीं सूजन भी अपनी विल पावर खो चुकी होती है और रामाटुट उसे अपनी क्वीन बनाने का निर्णय लेता है। अगर फैंटास्टिक फोर अपनी फ्री विल को वापस पाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक उपाय था कि वो डायोड रे उन पे वापस फायर हो। सूजन यही सोच के परेशान हो रही होती है कि वो सब रामाटुट की कैच से कैसे छूटेंगे। वहीं धीमे धीमे वो टाइम भी करीब आ रहा था जब एलिसिया उनको वापस प्रेजेंट में लाने का भी अटेम्प्ट करने वाली होती है, बट इस समस्या का कोई भी तोड़ नजर नहीं आ रहा था। पर कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और शायद किस्मत फैंटास्टिक फोर के साथ थी। इजिप्ट की कड़ी धूप की वजह से द थिंग के शरीर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चेंज होने लगती है और वो द थिंग के प्रतिरूप से वापस अपने ओरिजिनल बैन ग्रिम वाले रूप में बदलने लगता है और द थिंग के बैन में बदलते ही उसके हाथों से बंधी हुई कड़ी धीरे पड़ने लगती है और वो अपने विल को भी कंट्रोल कर सकता है क्योंकि डायोड रे का असर सिर्फ द थिंग पे था, बैन ग्रिम पे नहीं। बैन सोचता है यही वो चांस है जिससे मैं सबको बचा सकता हूँ। जब वो इस पे सोच विचार कर ही रहा होता है कि सैनिक उस पे हमला करने लगते हैं, बट 20th सेंचुरी के जूडो बॉक्सिंग में माहिर बैन उन पे वापस काउंटर अटैक करके उनको हरा देता है और वो सीधा पहुंचता है रामाटुट के पैलेस में जहाँ सूजन अपने विल के अगेंस्ट उसके साथ बैठी हुई होती है। बैन चुपके से उसकी डायोड रे उठाने में कामयाब हो जाता है, पर उसी वक्त बैन वापस द थिंग में बदलने लगता है और उसकी विल पावर धीमे धीमे वापस रामाटुट के कंट्रोल में आने लगती है एंड वो बोलता है बस अगर मैं सूजन को इस डायोड रे से फायर करने में कामयाब हो पाऊं तो। और वो उसके बाद डायोड रे को सूजन पे फायर कर देता है एंड इसलिए उसकी विल पावर वापस आ जाती है। सूजन इस मौके का फायदा उठाती है और उस गन को अपने कब्जे में ले लेती है। रामाटुट उसके पीछे भागता है। सूजन उसे देख के अपने पावर्स का यूज करती है और इनविजिबल हो जाती है। हालांकि वो इस चीज को भूल जाती है कि उसने अपना अनस्टेबल मॉलिक्यूल वाला सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहना है, जिसकी वजह से उसके क्लोथ्स को अभी भी रामाटुट देख सकता है। पर इससे पहले रामाटुट कुछ कर पाता, सूजन वहीं पे मौजूद जॉनी पे फायर कर देती है और जॉनी तुरंत ही रामाटुट पे अटैक करने लगता है। बट रामाटुट चालाकी से एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए अपनी टाइम मशीन के अंदर वापस जाने लगता है। वहीं सूजन डायोड रे से द थिंग पे फायर करती है और उसकी भी फ्री विल वापस आ जाती है। बट एक बार फिर सैनिक उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दो वो ये चीज भूल जाते हैं कि द थिंग अपने फ्री विल को वापस पा चुका होता है और खंबे को उखाड़ के उन पे फेंक देता है। सैनिक घबरा के बोलने लगते हैं भागो यहाँ से, इस खूंखार जानवर के पास 1000 राक्षसों की शक्ति है। यहाँ पे जब सब स्टेबल हो रहा होता है तो जॉनी डायोड रे गन को लेके लीड को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो देखता है कि मिस्टर फैंटास्टिक अपनी बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज कर रहा है जब अपोजिट साइड की आर्मी रामाटुट के सैनिकों पे अटैक कर रही होती है। जॉनी ये देख के तुरंत डायोड रे से रीड पे फायर करता है। फाइनली लीड रिचर्स की भी विल पावर वापस आ जाती है और वो दोनों वापस पेरिस की ओर चलते हैं जहाँ सूजन और बैन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सूजन रीड को देख के खुश हो जाती है और कहती है लीड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मिस्टर फैंटास्टिक उनसे कहता है अब जब हम लोग की विल पावर वापस आ चुकी है तो हमें जल्दी से जल्दी रामाटुट को ढूंढना चाहिए। बैन उसी समय एक सैनिक को पीटते हुए उससे पूछता है बताओ रामाटुट कहाँ पे है या फिर मुझे तुम्हें
हमें और पीटना होगा। वो सैनिक तुरंत ही गिव अप कर देता है और बोलता है कि फेरो रामाटुट जरूर अपने इस फिनिक्स में होगा। वहीं सूजन उन्हें बताती है कि उसने रामाटुट को इस सीक्रेट पैसेजवे से जाते हुए देखा है। उसकी बात सुनते ही सब उस पैसेज से होते हुए इस फिनिक्स के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें इस फिनिक्स में जाने का एक डायरेक्ट रास्ता दिखता है। बैन उसके थ्रू जाने ही वाला होता है कि रीड उसे रोक के कहता है, सावधान, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि हमेशा ट्रैप्स के लिए तैयार रहा करो। और फिर वो रामाटुट की गन को उसमें फेंकता है तो वो गन एटोमाइज्ड होकर वहां से गायब हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो वाकई में एक ट्रैप था। जॉनी उनसे कहता है ऊपर इस फिनिक्स में जाने के और भी रास्ते हो सकते हैं और वो ऊपर अपने फ्लेम से एक होल बना देता है जिससे वो एक तरह के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। जॉनी वहाँ पे एक स्क्रीन देखता है जो अचानक से ग्रो कर रही होती है और सडनली उन्हें रामाटुट उस स्क्रीन से दिखता है और वो उन्हें कहता है, तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा खतरनाक हो। मैं तुम सबका जिंदा रहना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे प्लान पे हमेशा ही दखलंदाजी करोगे। मुझे तुम सबको मारना होगा। बैन कहता है, हाँ भाई, हमने तो इस जीवन में पहली बार सुना है। और जॉनी उसे कहता है, बट पता नहीं क्यों रामाटुट को देख के ये नहीं लग रहा कि वो मजाक कर रहा है। और तभी रामाटुट उन पे एक वाटर टॉर्रेंट छोड़ देता है पर लीड रिचर्ड्स अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जॉनी से कहता है, टॉर्च, जल्दी से अपने सबसे इंटेंस फ्लेम से इस ओपन वाटर को उसके सोर्स पे वेपोराइज करो। टॉर्च तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उस वाटर गेट से निकलते हुए वाटर को वेपोराइज कर देता है और कुछ ही देर में पानी का प्रवाह रुक जाता है। जॉनी वहाँ पे पहले से भरे पानी को भी ड्राई कर देता है। मिस्टर फैंटास्टिक अपनी बॉडी को एक्सपेंड करके इस फिनिक्स का कोना कोना छानने लगता है और द थिंग अपने बाहुबल का यूज करते हुए कई दरवाजों को तोड़ के उसके अंदर देखता है। जॉनी अपने फ्लेम्स के वापस रिचार्ज होते ही तेजी से फ्लाई करते हुए इस फिनिक्स की छानबीन करने लगता है। चारों अलग अलग दिशाओं में देख रहे होते हैं बट फाइनली वो एक स्पॉट में यूनाइट होते हैं और उन्हें एक सर्कुलर रूम जैसा फिगर दिखता है और लीड उनसे कहता है कि जरूर से रामाटुट यहीं होगा। रामाटुट उसी सर्कुलर रूम के अंदर से कहता है, तुम बिल्कुल सही हो रिचर्ड्स, बट अब इसका कोई फायदा नहीं। कुछ ही पल में मैं किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाऊंगा। उसके ये कहते ही वो सर्कुलर रूम एक ग्लोबुलर मिसाइल की तरह टेक ऑफ करने लगता है। विद इन सेकेंड्स फैंटास्टिक फोर उस मिसाइल से दूर हट जाते हैं और वो मिसाइल वहां से टेक ऑफ करता है। रामाटुट जाते जाते कहता है, मैं अपने इस फिनिक्स को छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आने वाली सेंचुरीज इस फिगर को देख के हमेशा वंडर करते रहे। मेरे यहाँ से जाते ही यहाँ पे मेरी और मेरी रैंक की कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी। फैंटास्टिक फोर को अब समझ में आता है कि इजिप्ट के कुछ सालों के रिकॉर्ड क्यों अवेलेबल नहीं थे और वो ये भी समझ जाते हैं कि इस फिनिक्स सिर्फ एक सेल थी और असल में वो टाइम मशीन एक ग्लोबुलर मिसाइल है। लीड रिचर्ड्स कहता है, रामाटुट ने जानबूझ के हमें ये नहीं बताया था कि उसने अपनी टाइम मशीन को यहाँ आके रिपेयर कर लिया था। जॉनी उससे कहता है, तो क्या, अब तो वो यहाँ से चला गया और अब हम उसे वापस कभी देखेंगे भी नहीं। लीड उसे जवाब देता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जॉनी। याद है जब उसने बताया था कि उसके एंसेस्टर ने उस टाइम मशीन को इन्वेंट किया था, क्या हो अगर उसका एंसेस्टर डॉक्टर डूम हो। तभी वहाँ सूजन आती है और उन्हें कहती है, गाइस देखो मुझे क्या मिला, वो वायल जो एलिसिया की आंखों को ठीक कर सकता है। बैन ये देख के सूजन को गले से लगा के उसे उठा लेता है और कहता है, ओ सूजन बेबी, आई लव यू। सूजन उसे कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे नीचे उतारो बड़े गोलिल्ले। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और इस फिनिक्स का अंदरूनी भाग तबाह होने लगता है और मिस्टर फैंटास्टिक बैन को और जॉनी सूजन को वहाँ से उठा के ले जाने लगते हैं। ठीक तभी इस फिनिक्स के अंदर से बड़ा धमाका होता है और रामाटुट की पूरी एग्जिस्टेंस का सबूत भी इसके साथ ही उस धमाके में उलझ जाता है और तभी उन्हें वहाँ वो रिट्रीवर भी दिखता है जिससे वो इस टाइम में वापस आए थे। शायद ऐसा एलिसिया के कंट्रोल करने की वजह से हुआ होगा। वो उस रिट्रीवर में बैठ के वापस प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। बैन एलिसिया को बताने ही वाला होता है कि वो उसके लिए क्या लाया है बट तभी सूजन उनसे कहती है, बैन अभी कुछ मत बोलो, शायद वो वाइल चला गया है। लीड उनसे कहता है, मुझे इसी चीज का डर था। बैन उसके ये कहने का मतलब पूछता है। वो उन्हें बताता है कि शायद इस टाइम मशीन से हम उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते जिनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है और शायद इसी वजह से वो वाइल अचानक से गायब हो गया। जॉनी उससे कहता है, यानी कि हमारा वहाँ जाना वेस्ट हो गया। मिस्टर फैंटास्टिक उसको जवाब देता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये वेस्ट नहीं था। अब जब मुझे पता चल गया है कि ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसकी वजह से किसी की आंखें वापस आ सकती है तो मैं कभी भी इसका डुप्लीकेट अपने लैब में बनाने से नहीं रुकूंगा। बैन बहुत दुखी हो चुका होता है क्योंकि एलिसिया की आंखें फिलहाल वापस नहीं आ सकती और एलिसिया अपने कंडीशन के बावजूद बैन को ही कंसोल करने लगती है और इसी तरह से इस कहानी का अंत होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई नो इस कॉमिक में हमें कैंग नाम का वर्ड भी नहीं मिलता है बट आप इस सीरीज को देखना कंटिन्यू रखिए एंड आई एम श्योर आपको सब चीजें सही वक्त पे कनेक्टेड नजर आएंगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके भी बताइए अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आई हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से उस कमी का कोई भी नामो निशान ना रहे। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।